नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो देश भर की राजनीति को और सामाजिक ताने बाने को असर डालने वाला, प्रभावित करने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू हो गया है। ये आदिवासियों की ताकत को बढ़ाने वाला है, उनके आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करने वाला है। लेकिन इसके साथ इस बात की भी चिंता है कि आखिर ताकतवर आदिवासियों का इस्तेमाल कोई अपने लिए ना करे। इस पर हम इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि हाल ही में एक समाचार पत्र में खबर छपी थी कि जो मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, वहां एक पंचायत ऐसी जहां कुल मिलाकर जो सरपंच है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि वहां आदिवासियों को जातिगत आधार पर धर्म बदलने के साथ उनके आगे और पीछे हटने की बात हो रही है। यहीं से चिंता शुरू होती है कि आखिर अगर दलित या आदिवासी जो ताकतवर हो गए हैं वो ईसाई या मुसलमान होते हैं तो वो किस जाति में रहेंगे और उसके बाद वो आदिवासी अधिकार का इस्तेमाल कर सकते या नहीं कर सकते, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसकी वजह ये क्योंकि सरकार के पास ऐसी जानकारी आई थी कि पीएफआई जो संगठन है वो 2047 तक देश में इस्लामिक सत्ता को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज ये चर्चा बनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, हमारे युवा पत्रकार साथी संजय सोनी जी, और स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 22 ऐसे जिले हैं जो आदिवासी बहुल हैं, और अगर हम बात करें कि वो आदिवासी कौन कौन से हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सहरिया आदिवासी। ये श्योपुर जिले में आते हैं और सहरिया आदिवासी को लेकर, गोंड आदिवासी को लेकर, बेगा की हम बात करें, कोरकू की बात करें, भील आदिवासियों की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं अब कल से जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पेशा एक्ट को लागू करने का ऐलान किया है, राज्यपाल भी वहां समारोह में थे, शहडोल की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पेशा एक्ट योगीराज जी लागू कर दिया है। अब ये एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से भी होगा। हमारी चिंता आज इस बात पर है कि क्या आदिवासियों के धर्मांतरण के बाद उनकी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल सत्ता परिवर्तन के लिए होगा, धर्म परिवर्तन के लिए होगा, इस पर आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, इसमें बहुत सरकार को और आदिवासी समाज को भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है जी। आखिर सरकार आपके भले के प्रोग्राम चला रही है और सरकार का उद्देश्य भी ठीक है कि कम से कम जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और वो समाज जो अभी तक जंगल में दबा कुचला पड़ा रहता था वो मुख्य धारा में आए। सरकार का उद्देश्य ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में जिसका जिक्र आपने किया, जो एक खेल चल रहा है कि पूरा, जिसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि धर्मांतरण का एक जो खेल है, वो कहीं ना कहीं इन आदिवासियों के हितों पर भी कुठाराघात कर रहा है, और जो वांछित लाभ सरकार आदिवासियों तक पहुंचाना चाहती है वो उन तक ना पहुंचकर ये जो कुछ प्रभावशाली तबके जिसको कह सकते हैं, ये बीच में उस लाभ को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सरकार को भी नज़र रखनी चाहिए, समाज को भी नज़र रखना चाहिए, और आदिवासियों को खुद को बड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आदिवासियों के हितों की चलाई जा रही जितनी योजना या जितने आपको मिलने वाले लाभ हैं जो आदिवासियों को मिलने चाहिए, मालूम पड़ा कि वो आदिवासियों की आड़ में कोई दूसरे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, और जिसका कि आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि वो क्यों आदिवासियों से शादी कर रहे हैं वो लोग, और न केवल शादी कर रहे हैं बल्कि वहाँ के जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनको वो बनवा रहे हैं। वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनको या तो वो बनवा रहे हैं या बने हुए लोगों को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसे तब इन लोगों को बीच में मिल रहा है। बिल्कुल, तो इस पर बहुत पैनी नजर रखने की जरूरत है। योगीराज जी, बनवा भी दें तब भी ठीक है, उनकी बेटियों से वो विवाह भी कर रहे हैं, और विवाह करने के बाद आदिवासी लड़की ने, महिला ने अगर किसी से शादी की है तो जाहिर है कि उसका धर्म बदल जाएगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर धर्म नहीं बदला जा रहा। इसलिए नहीं बदला रहा ताकि वो धर्म नहीं बदलकर आदिवासी होने का लाभ लेना चाहते हैं। यहीं से षड्यंत्र के आगे बढ़ने की बात आती है। मैं पूछूंगा संजय जी, दरअसल ये एक घटना नहीं है, ये 2-3 घटनाएं भोपाल के एक बड़े अखबार में छपी हैं, और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक ही व्यक्ति
सरपंच के परिवार में काम करता है, फिर उस परिवार की लड़की से शादी करता है, उसको अपने साथ पत्नी की तरह रखता है, दूसरी पत्नी की तरह। उस लड़की का भाई सरपंच होता है, इसलिए वो व्यक्ति सरपंची के सारे काम करता है। इसका मतलब कि जो गांव की सरकार होती है उस पर उसका कब्जा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके किसी से संबंध है, आप शादी करते हैं तो शादी करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर आपको सरकारी रिकॉर्ड में वो सब चीज़ें जोड़नी पड़ेगी। संजय जी, ये नहीं जोड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र को हम इस चर्चा के जरिए बताना चाहते हैं कि इसमें सरकार को, समाज को और जो जागरूक आदिवासी हैं उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी चूंकि सीधे होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनको बहुत चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सारे आदिवासी इससे बच पाएंगे। समझदार लोग जब जाल में फंस जाते हैं तो फिर आदिवासियों का जाल में फंसना तो हम समझ सकते हैं कि वो फंस ही जाएंगे, क्योंकि वो सीधे होते हैं। आपकी राय? देखिए, आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, आपने बहुत समय पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है और वरिष्ठता और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं कि हर प्रदेश में और देश में ये बड़ी समस्या हो गई है। आदिवासी के क्षेत्र में वोट मांगना, वोटों के लिए योजनाएं देना, ये तो पार्टियों का काम है, वो ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन उसके आड़ में या उनके इरादे कुछ और हों और काम हो रहा हो तो फिर तो वो गलत है। आप खुद देखिए कि आप जितने आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, अभी तक आपने बहुत सारे मिशनरीज को आपने सुना कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला, उन्होंने उनको एजुकेशन भी दिया, बराबर उनको एजुकेशन दिया, उनको जीवन उन्नति बढ़ाने के लिए उनने उनका साथ दिया, और उनको भले फिर वो अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई कन्वर्ट करना तो ठीक नहीं है। अगर आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं तो गलत है जी, मगर अगर नहीं, वो लेकिन उनको बहला फुसला के कर रहे हैं ना। हाँ, किसी का धर्म आप बदल रहे हैं, पहले आपने उसको बता दिया। खैर, वो किसी और दिन उस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं कि उससे जब ये टारगेट लोगों के नजर में है और उसमें जागरूकता भी है, और पेसा एक्ट के माध्यम से जब अधिकार दे रही सरकार, जब अधिकार दे रही तो वो आदिवासी गौण जो जंगलों पे काम करता है, जंगल जमीन पे काम करता है, तो उसको एक आधारभूत रास्ता दिखाया जा रहा है। उसे अधिनियम के तहत सरकार उसको मदद कर रही है और मदद भी मिल रही है और वो उन्नति की तरफ जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अब मुस्लिम समाज भी, अब आज हिंदुओं के साथ तो उन्होंने धर्मांतरण के बहुत केस हैं, लव जिहाद और ये सारी बातें हैं, लेकिन अब उन्होंने आदिवासी को पकड़ लिया, क्योंकि आदिवासी थोड़े सरल सहज होते हैं, उनको अगर दो पैसा कोई मदद कर रहा तो वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब वो महिलाएं जिनसे उन्होंने शादी की, उनको ये, अब कह लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि अकल की बात है कि जब धर्मांतरण हो गया तो फिर आपने अपना नाम वही रखा, आपने वही जात रखी, और उस आधार पे आप जमीनें खरीद रहे हैं, यानी आप एक बहुत बड़ा कॉकस तैयार कर रहे हैं, और उस कॉकस के जरिए आप एक ऐसी दिशा पे ले जा रहे हैं उस आदिवासियों को कि जिनको ना हिंदू बचेंगे ना मुस्लिम बचेंगे, वो आखिर जीवन में करेंगे क्या? तो इस पेसा एक्ट का फिर मतलब भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल। दरअसल बीजेपी, कांग्रेस, ईसाई, हिंदू, मुसलमान की हम बात से बचकर इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि जिसको जो बनना है वो बने, लेकिन जो बन जाता है वो सरकारी रिकॉर्ड में उसका दुरुस्तीकरण कराए। अगर आप सरकारी रिकॉर्ड में दुरुस्तीकरण नहीं कराएंगे तो फिर आदिवासी आप नहीं भी हैं और आदिवासी होने का भी आप ले रहे हैं। अगर आप ईसाई बन जाते हैं तो फिर आप ईसाई हो गए, फिर आपको दलित होने के लाभ मिलने पर लोग विवाद करेंगे और वो कहीं ना कहीं सरकार को और समाज को दिक्कत पैदा करेगा। देवदत्त जी, दरअसल आदिवासियों में पेसा एक्ट लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के 20-22 जिले ऐसे हैं, 89 विकासखंड ऐसे हैं, 15,000 गांव ऐसे हैं जहां आदिवासियों की सरकार चलेगी। आदिवासी अपने हिसाब से निर्णय कर सकेंगे और वो अपने हिसाब से अपने गांव के आदिवासियों को कानून बना सकेंगे। उनकी ये जो मजबूती है यही उनके लिए खतरनाक भी साबित होगी, क्योंकि जो लोग घात किस्म की राजनीति करते हैं, जिनका इस बात पर ध्यान है कि कौन सी समाज से जुड़ने पर आपको लाभ मिलेगा, वो आदिवासियों पर डोरे डालेंगे, उनके वोट बैंक पर, उनके अधिकारों पर, और कहीं ना कहीं उसके आधार पर देश की राजनीति और देश की जो एक सामाजिकता उसको बदलने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी चर्चा का आधार यही है। श्योपुर एक जिला है छोटा सा, उसमें 3 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें आदिवासी परिवार, शहरिया परिवार से जुड़े 3 महिलाओं की शादी या वो दूसरों की पत्नी बनकर रह रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो आदिवासी है, जबकि वो दूसरे धर्म की में शादी करती हैं। यहीं से शुरू होती है इस चर्चा की खास बात। आपको लगता है कि
पेशा कानून एक्ट के लागू होने के बाद सरकार और समाज को पहले से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। देवदत्त जी। बिल्कुल, जब जब आपके पास अधिकार हो, पैसा हो, ताकत हो, तब आप पे निगाहें लगती है। जैसे उस वृक्ष पे सब पत्थर मारते हैं जैसे फल लगे होते हैं। तो अब जब इन पे ताकत आ गई, पहले ही से मैंने देखा है कई बार कि जहाँ आदिवासी सरपंच होते हैं जैसे महानगरों से लगे हुए, तो जो बिल्डर टाइप के लोग रहते हैं वो उनसे सरपंच से दस्तखत करा के जमीन का हेरा फेरी वाला खेल करते थे जी। और जो ये धर्मांतरण आदिवासी में क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि ये जाति अन्य जातियों से सहज और सरल है। ये बिल्कुल मैं बहुत अनुभव है मेरा इस संबंध में, सरल भी है, सहज भी है और बात के भी पक्के हैं। ये झूठ और छल कपट धोखा नहीं जानते। मैंने देखा कि एक जगह धर्म पर परिवर्तन के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि पहले एक बीमार व्यक्ति को मंदिर ले गए, नारियल चढ़ाया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर मजार ले गए, चादर चढ़ाया, वो ठीक नहीं हुआ। और फिर चर्च ले गए और फिर वहां पूजा पादरी ने कुछ कहा और वो ठीक हो गया। तो उनको एक विश्वास जम गया कि ये धर्म ठीक है, चर्च से ठीक हो रहे हैं। तो फिर उसको उस धर्म अपनाने में भी उसने संकोच नहीं किया। लोभ लालच भी देंगे, ऐसे भी मति भ्रम करेंगे। और अब जब पेशा कानून के तहत इनके पास अधिकार आ गए हैं तो ये लोग उनको बहुत सारे लोभ लालच दिखाएंगे कि आपको आपके पास तो ये अधिकार है मछली पालन का, जमीन का और बहुत सारे जो अधिकार आए हैं जमीनों के, तो वो उसके माध्यम से भी इनको अपने जाल में फंसाएंगे। अब ज्यादा सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। जहां जहां ये 89 विकास खंडों के जो गांव हैं, केवल इनको वोट के रूप में ना देखा जाए। ये बहुत ऐसी जाति है जो उसको नाड़ी का और आयुर्वेद जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसको भी संरक्षित किया जाए और इनकी जागरूकता को बढ़ाया जाए। जैसे पंचायती राज के तहत जहां आदिवासी पंचायत आरक्षित है, वहां जो सरपंच हुए उनमें जागरूकता आई है, वो अपने अधिकार समझने लगे हैं। इसी प्रकार की जागरूकता के शिविर लगाए जाए और उनको उनके अधिकारों को बताया जाए कि आप किसी के झांसे में प्रलोभन में नहीं आएंगे, तो आपकी ताकत बहुत है और इस ताकत का आप सदुपयोग करो अपनी जानकारी के लिए, अपने समाज के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए। क्योंकि ये जो वर्ग है बड़ा लड़ाकू भी है। जब देश में कभी संकट आए तो इस सीमा पर लड़ने में भी अच्छा है। ये हर दृष्टि से बहुत अच्छी जाति है, लेकिन इसको केवल वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। उसको थोड़ा नजरिया बदले तो ये बिल्कुल बहुत ईमानदार जाति है। दरअसल वोट बैंक के रूप में तो ये जब से आजादी हुई तब से देखा जा रहा है, लेकिन अब इनको दूसरी शक्ति भी मिल गई है। जो हम बात कर रहे हैं पेशा एक्ट के तहत जो शक्ति मिली है, वो आदिवासी अपने हिसाब से अपने गांव में अपने हिसाब से कानून भी बना सकते हैं। और उनकी जमीन की खरीद फरोख्त करने के मामले में जो कानून था कि आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी ले सकता है, अब ये कानून और मजबूती के साथ काम करेगा। जबकि सबको पता है कि जंगल में आदिवासियों की जमीनें बड़ी महंगी है। उनके खेतों में सागौन के और बहुत इमारती लकड़ियों के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जो करोड़ों की कीमत के हैं। तो हमारा फोकस इस बात पर है। एक उदाहरण हम जरूर इस बात का बार बार ले रहे हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को सुनेंगे कि श्योपुर जिले में शहरी आदिवासी है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ की कहानी नहीं है। ये हांडी के चावल के रूप में हम श्योपुर जिले की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपको नेमाड़ में मिलेगी, झाबुआ में मिलेगी, ये बैतूल में मिलेगी, बालाघाट में मिलेगी, मंडला में मिलेगी, होशंगाबाद में मिलेगी। इवन योगीराज जी, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी आदिवासी रहते हैं। वो गोंड आदिवासी हैं, भील आदिवासी हैं। उनकी जमीन पर भी लोगों की नजर है, क्योंकि सड़क किनारे की जमीन आदिवासियों की है। लोग पहले कलेक्टर से अनुमति लेकर आदिवासियों की जमीन खरीद लेते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए लोग क्या करेंगे कि आदिवासी लड़कियों से शादी करेंगे और आदिवासी लड़कियों के नाम पर वो जमीनें और प्रॉपर्टी खरीदेंगे ताकि वो कानून से बच सके। चिंता की बात यही है कि एक परिवार अगर ईसाई या मुस्लिम हो जाता है और सरकारी रिकॉर्ड में अगर वो आदिवासी होता है तो फिर उसके लाभ उसको मिलते जाएंगे। इससे धर्मांतरण भी होगा और राष्ट्रांतरण भी होगा। ये खतरे पैदा हो गए हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, मैंने पहले ही कहा कि इसमें सरकार को भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है और आदिवासियों को भी भोले भाले बनने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब आप लोकतंत्र में हिस्सेदारी कर रहे हैं, जब आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम विधायक बन रहे हैं, हम सांसद बन रहे हैं, तो आपको भी ये होश होना चाहिए कि सरकार ने जो योजना है आपके लिए लागू की है, उसका लाभ कोई दूसरा ना ले। पहले भी एक शहरी आदिवासियों के लिए एक सरकार की योजना थी, उनको ट्रक दिए गए थे, मतलब ट्रक लोन पे मिल रहे देने की एक योजना थी। और कई आदिवासी शहरिया ने
ट्रक लोन पे लिए, लेकिन मालूम पड़ा कि वो ट्रक जो हैं वो कोई पूंजीपति और उद्योगपति चला रहे हैं उनके नाम पे, वो बेचारा कर्ज में डूब गया। तो ये खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन आदिवासियों की भी, चाहे वो जंगल में रहें चाहे वो शहर में रहें जी। और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि कैसे सरकार की नाक के नीचे आप जो सुविधा जिसको देना चाहते हैं दूसरा लेके बैठ गया और आप कुछ नहीं कर रहे। मान लो आदिवासी, किसी मुसलमान ने आदिवासी से शादी कर ली, तो या तो उसका आदिवासी की लिस्ट से नाम कट होना चाहिए, फिर आप मुस्लिम धर्मी आप अपना लो। तो ये सरकार को करना होगा कि यदि आपने आदिवासी हो, यदि वहाँ धर्मांतरण किया या बलपूर्वक आपका किया, या तो आप सूचना दो कि साहब मेरे साथ ये गलत हुआ, और यदि हो चुका और आपने उसको अपना धर्म मान लिया, आपने उसको अपना पति मान लिया, तो फिर आपको आदिवासियों की सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी। या तो वो पति आदिवासी हो जाए बिल्कुल, या फिर पत्नी उस धर्म में हो जाए जहां उसका पति है। तो ये जो पैंच है, दरअसल इसके पीछे जो सरकार के पास पिछले दिनों केंद्र सरकार के पास कुछ दस्तावेज हाथ लगे थे, उसमें एक PFI नाम का संगठन है, जिसमें जो चीजें सरकार के पास आई थी वो ये कि 2047 तक भारत का एक पूरा जो बुनियादी ढांचा उसमें बदलाव करने की बात हो रही है। उसमें अब ये कितना सही है तो जांच में और निकल कर आएगा, लेकिन शुरुआती तौर में जो चीज़ निकल कर आई थी कि 2047 तक इतना जनसंख्या में बदलाव कर दिया जाए कि भारत जो है वो इस्लामिक शक्ति बन जाए। अगर उसमें जो फंडे थे वो ये थे कि दलित और आदिवासियों को तोड़ा जाए, उनको हिंदू धर्म से अलग किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जैसे जैसे आदिवासी मजबूत होंगे उन पर सबकी नज़र होगी। हम किसी एक धर्म पर बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासियों से जो धर्म लाभ लेना चाहेगा वो उनको अपने एक तरह से पंजे में जकड़ेगा और उस पर कार्रवाई का और करेगा। जिक्र करूंगा राकेश जी में, ये चूंकि भोपाल के पास रायसेन जिले का मामला है, ये इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोरोना में 3 बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप मर गए। अब वो कोरोना उन गांव के लोगों ने ले जाकर उनको मदरसों में भर्ती कर दिया। हाँ, मदरसों में भर्ती कर दिया, कोविड-19 में उनको नाम चेंज कर दिया उनका, जबकि वो है आदिवासी, लेकिन उनका नाम उन्होंने रिजवान और फिलवान ऐसा कर दिया। तो इस पे भी नजर रखने की सरकार, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार यदि है तो वो क्या कर रही है। आपको भोपाल के पास में क्या हो रहा है, सरकारी CM राइज स्कूल में मज़ारें बन रही हैं, यहाँ लोगों के नाम मदरसों में जा रहे हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है। तो सरकार को भी जागरूक होने की, सरकार को भी एक्शन लेने की जरूरत है और इन आदिवासियों को भी जागरूक। सरकार किसी की भी हो, वो इस तरह की जो अनैतिकता है, जो कानून तोड़ने की बात है, उस पर नजर रखनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। संजय जी, ये जो सारा मामला है, जैसे योगीराज जी बता रहे हैं कि CM राज स्कूल तक में गड़बड़ी हो रही है, जो लोग अनाथ हो गए हैं कोविड-19 में, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनके धर्म बदल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये सिर्फ धर्म बदलने का नहीं है, इसके पीछे लंबी राजनीति है। और आदिवासियों के मजबूत होने के बाद अब राजनीतिक दलों के अलावा ऐसे संगठनों की भी नजर है जो देश के भीतर बड़े बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा, और मैं समझता हूँ कि इस पे चिंता का विषय सरकारों का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब समाज में अगर इस तरह की विकृतियाँ हैं तो इसको देखेगा कौन। आज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि श्योपुर के SP क्या कह रहे हैं। श्योपुर के SP कह रहे हैं कि अभी तक मेरे पास कोई लिखित शिकायत नहीं है, तो मैं जब शिकायत आएगी तो मैं जांच करूंगा। अब आप बताइए, इससे साफ जाहिर होता है कि आक्रमणता किस कदर है प्रशासन में, कि वो आप देखिए मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रही है, गुरुद्वारे बन रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं। जब कोई शिकायत होगी, वहां कोई दंगा हो जाएगा, कोई बड़ी घटना हो जाएगी, तब प्रशासन जागती है और उस पर कार्रवाई का सोचती है। PFI आया, PFI ने इतना कदम आगे बढ़ा लिया जब उसके दस्तावेज में यह जाहिर हो रहा है कि उन्होंने आदिवासियों के क्षेत्रों में भी सेंध लगा के धर्मांतरण की दिशा में आगे बढ़ गए। जब वो बढ़ गए तो वहां प्रशासन, कलेक्टर, SP और जो अन्य अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं। मतलब ताजुब का विषय कि एक SP इतने जिम्मेदार पद पे होके वो कह रहा है कि नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, आपने बता दिया, अगर कोई शिकायत आती है तो हम आप कार्रवाई करेंगे। दरअसल कोई भी आदमी नहीं चाहता कि किसी ऐसी चीज को छुए जो विवाद में फंसना नहीं चाहता, जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के विवादों को रोकें। उसमें अगर फंसने का डर है तो आप अपनी नियुक्ति कहीं और करवा लें। हाँ, लेकिन आपको इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही है उसको रोकना तो पड़ेगा, चाहे वो जिला प्रशासन का मामला हो या पुलिस का हो या समाज की बात भी है। इसमें सबको जागने की बात है। इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा कम है, इसमें इस बात का मुद्दा ज्यादा है कि ये एक तरह से राजनीतिक दाव भी है, और ये जो राजनीतिक दाव है ये आगे जाके देश के लिए एक बड़े परिवर्तन की बात भी हो सकती है। जो उसके पक्ष में है वो उसको बड़ा पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन अगर इससे धर्मांतरण हो रहा है तो फिर ये एक तरह से देश के लिए खतरे की घंटी है। देवदत्त जी, आपकी इसमें राय कि ये जो सारा मामला है धर्मांतरण हो सकता है,
लेकिन अगर इस पर देश में खतरे की बात होगी तो फिर ये सबके लिए चिंता की बात है। आपकी इसमें राय? देखिए, धर्मांतरण कोई स्वेच्छा से नहीं होता, दबाव, प्रभाव, लालच या किसी मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण चलता है, जिसको सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के धर्मांतरण ना हो, क्योंकि इससे बहुत विसंगतियां पैदा हो रही समाज में और राष्ट्र के स्तर पर भी जो असंतुलन बनेगा वह भी ठीक नहीं रहेगा। तो धर्मांतरण कराओ ही क्योंकि धर्मांतरण कोई स्वेच्छा से नहीं करना चाहता, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। अभी तक जितने भी मामले प्रकाश में आए हैं, और यदि हमने इस पर सख्ती से या उसको रोका नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी कि आदिवासी यहाँ बन जाओ, वहाँ फायदा लेते रहो, आदिवासी यहाँ ईसाई में फिर वोट डालने के लिए आप कुछ बन जाओ, फिर वो एक बड़ा आपको तय नहीं हो पाएगा कि आखिर ये ईसाई है या मुसलमान है कि आदिवासी है, ये सब। और फिर सबकी वो विचारधारा है। तो या तो फिर एक जो कहा है उन्होंने, पूरा हिमालय की इस तरफ रहने वाले सब हिंदू हैं, या तो फिर उस थीम पे जाओ, फिर बदलते रहो धर्म, एक पूजा पद्धति, एक कुआं, एक पाठशाला, एक मंडप, ये सब हो जाए। फिर इसके लिए बहुत कवायद की जरूरत है, क्योंकि हम एक उद्देश्य के लिए तो एक हो जाते कि वोट के लिए हमने धर्मांतरण करा लिया, लेकिन बाकी उद्देश्य आपके अपने हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक देश में दो विधान कैसे चल सकते, दो निशान। आप केवल देश के लिए समर्पित रहे और मानवता की जाति अपनाएं तो मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा, और मानवीय दृष्टिकोण सबका एक सा रहे, और उसी आधार पर जब समाज में निर्णय होंगे तब जाके समाज मजबूत होगा। बिल्कुल। दरअसल हम जातिवाद की बात हम उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते, क्योंकि हर जातियों में उपजातियाँ हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आप देखिए कि ईसाई में भी कई फ़िरके हैं, वहाँ भी 2-3 तरह के ईसाई हैं, उसमें भी फिर बहुत ऊँची है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो मुसलमान में भी कई तरह के फ़िरके हैं, वहाँ भी छोटे बड़े सब हैं, सैयद हैं, पठान हैं, खान हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पढ़ने के बजाय योगीराज जी, आपकी इसमें फाइनल टिप्पणी ये कि क्या जो जिस धर्म में काम कर रहा है वो उस धर्म को अपने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराए। अगर पेशा एक्ट के तहत आदिवासी मजबूत हो रहे हैं और कोई आदिवासी से शादी करता है तो वो या तो खुद आदिवासी हो जाए या फिर आदिवासी का धर्म बदल जाए तो वो सरकारी रिकॉर्ड में अपना दुरुस्तीकरण कराए, ताकि इस मामले में तस्वीर साफ हो, पिक्चर पूरा क्लियर हो कि जो आदिवासी सरपंच है अब उसका धर्म बदल गया है, इसलिए अगले चुनाव से वो आदिवासी नहीं रहेगा, दूसरा कोई लड़ेगा या चुनाव होगा। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बहुत पैनी नज़र की जरूरत है, गहराई से काम करने की जरूरत है। बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और उस पर और अभी इतना सेंसिटिव समय आ गया है कि अब तो बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पूरा के पूरा एक अभियान चल रहा है लोगों को कन्वर्ट करने का जी। तो अब तो सरकार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, हम सब की, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सरकार को जैसे लेटर बॉक्स रहते हैं वैसे बनाने चाहिए कि यदि ऐसा कुछ हो, आप अपना नाम छुपाना चाह रहे हो तो एक सूचना तो दे दें। बिल्कुल, ऐसा हो रहा है तो सरकार उस पर एक्शन ले। तो कुल मिलाकर जी, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आपने कहा, मैं समझता हूँ इसका कोई एक समिति बना के सरकार या कोई आयोग बना के, और इस पे जो जानकारी, जो आसपास के लोगों को जानकारी, वो भी जानकारी दे, और उसकी नाम गोपनीय रखा जाए और उसकी शिकायत पे कार्रवाई हो जाए। गोपनीय बहुत जरूरी है। गोपनीय की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो तो खुलेआम जब धर्म बदल गया तो फिर उसमें गोपनीयता क्या। लेकिन जो लोग शिकायत करें, सूचना की बात है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आदिवासी शक्तिशाली हो रहे हैं, उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, सामाजिक ताकत बढ़ेगी और आर्थिक ताकत भी उनकी बढ़ेगी। इसलिए कई ऐसे गिद्धों की उन पर नजर होगी जो उनकी इस ताकत का अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे। वो धर्मांतरण कराने वाले भी हो सकते हैं, वो राष्ट्रांतरण कराने वाले भी हो सकते हैं, और वो सामाजिक स्थिति में बदलाव करने वाले भी हो सकते हैं। तो हम सबको, सरकार को, आदिवासियों को सजग रहने की जरूरत है। तो आज हमारी बातचीत का बिंदु यह था कि सावधान आदिवासी भाइयों। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी, आपका भी धन्यवाद। योगीराज जी, आपका भी, और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।